जादू हिंदी कहानियाँ। डिम्पी, राहुल, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक ही तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप करो और पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ, मैं थाली में जो आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तुम बताओ डिम्पी, तुमने ये खेल किया है ना? तुमने ये सारे जग का पानी इस आटे में डाला है ना? मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा काम इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ कि ये रश्मि मुझसे कैसे बचती है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। रश्मि और कांता दोनों देवरानी जेठानी थे। कांता बड़ी बहू थी और रश्मि छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा रश्मि और कांता उठाया करती थी। कभी कांता रश्मि के काम को खराब करती, तो कभी रश्मि कांता के काम को बिगाड़ देती थी। अक्सर ही इन दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास माया बहुत परेशान रहती थी। अरे रश्मि, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना ही भूल गई हो। क्या कहा, चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी। रश्मि चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं भाभी से सारे हिसाब किताब करके ही रहूंगी। कांता भाभी, ओ कांता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में आलू गोभी की सब्जी बनाई जा रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। रश्मि गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे कांता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ माँ जी, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी। मैं जाकर देखती हूँ। कांता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रखकर गई थी। ये जरूर उस रश्मि ने किया है। रश्मि, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया था। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कड़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कड़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी तब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की ही है। करण, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ, इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मेरी सुनता है। माँ जी, एक दो दिन के काम निपट जाए, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। रश्मि और कांता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ कांता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती है, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। और उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी, तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को तेज गुस्सा और उन्होंने दोनों बेटों को आवाज लगाई। बस, अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। करण, श्याम, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे कांता और रश्मि परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था।
दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में बैठी होती थी। कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती तो खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रश्मि, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज डिम्पी और राहुल का मन था शिमला मिर्च की सब्जी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी शिमला मिर्च आई होगी, वही बना लूंगी। अच्छा, मैं भी बस पनीर लेने जा रही थी। आज सीआर आहान का शाही पनीर खाने का मन कर रहा था। अच्छा चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती है, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती है। इधर कांता शिमला मिर्च बनाने की तैयारी करती है और उधर रश्मि शाही पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। पर कुछ तो था बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से शाही पनीर की खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस शिमला मिर्च के साथ रोटी खा लो, कल मैं शाही पनीर बना दूंगी। मम्मी, शिमला मिर्च तो सीआर आहान को भी बहुत पसंद है ना? वे आपके हाथ की शिमला मिर्च कितने शौक से खाते थे। हाँ, खाती तो थे। थोड़ी सी दिया हूँ क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर रश्मि भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो राहुल भैया के लिए शाही पनीर लेकर जा रही थी, अभी तक गई नहीं? हाँ, मैं जा रही हूँ। रश्मि भी नहीं जानती थी कांता भी उसे शिमला मिर्च देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। रश्मि तू? हाँ भाभी, वो बच्चों को शाही पनीर पसंद है ना, तो मैं उनके लिए ला रही थी। हाँ, मैं भी तुम्हारे बच्चों के लिए शिमला मिर्च की सब्जी ला रही थी, उन्हें भी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को शिमला मिर्च और शाही पनीर देते हुए रश्मि और कांता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। रश्मि और कांता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वह बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्द ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा। पहले जहाँ वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वह एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। रश्मि और कांता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अब वह एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। फिर दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरे पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया और रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। ए, जल्दी काम कर। हाँ मालकिन, बस हो ही गया। और अच्छे से धोना। कल की तरह अगर कोई दाग छोटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी, समझी कि नहीं? हाँ मालकिन, समझ गई। ये कहानी है अनिका की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई भी नहीं था। अनिका जब छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय भेज दिया था, जहाँ वो 5 साल रही। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बीनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अनिका को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आई और खाना मांगा। ढाबे वालों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे बर्तन धुलवाते और बदले में उसे 2 वक्त का खाना और महीने में 1 या 2 बार उसके हाथों में कभी 100,
तो कभी 300 रुपए रख देते थे। अरे आज तो कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गई बर्तन धोते धोते। ए, अकेले अकेले किससे बात कर रही है? मुंह कम खोल और हाथ ज्यादा चला। उस दिन ढाबे पर काफी भीड़ थी। काफी सारे बर्तन धो धोकर अनिका बहुत थक गई थी। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रही ढाबे की एक और कर्मचारी को अनिका ने देखा। उसका नाम रूही था। एक वही थी जिससे अनिका थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। रूही दीदी सुनो ना। हाँ, क्या हुआ छोटी, थक गई क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? मैं तो थक गई आज कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना, तो आज क्या खास है? अरे पगली, आज गांधी जयंती है। कौन सी गांधी? अरे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज। पर वो है कहाँ? अरे उन्हें खैर छोड़ो। अपने मालिक हमें जो नोट देते हैं ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी है, समझी? उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, तो बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है, तो मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन से अनिका को 2 बातों का पता चला। पहले तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है। दूसरी ये कि हर नोट पर उनकी फोटो छपी रहती है। उस रात में अनिका बस यही सब सोचती थी और फिर अचानक उसकी आंखें चंचला गई। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर वो बोलती है, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है। तो अब मैं भी अपना बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगी। इतना कहकर वो हंसी और आराम से सो गई। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटी सी लड़की एक थैला लेकर आती है। वो अनिका की ही उम्र की थी। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरे पापा? जी, रामपाल। अच्छा, तो तू रामपाल की बेटी है। बोल, क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर है और उनकी जगह मैं टमाटर देने आई हूँ। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही रोजाना आऊंगी। ठीक है, जाकर वहाँ रख दे सारे टमाटर। ए अनिका, जरा इधर आ। अब जी? ये 50 इसे तब देना जब टमाटर पूरे हो, समझी? ये पीहू से अनिका की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। पीहू रोज ढाबे पर टमाटर देने आती। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर पीहू चली जाती। एक दिन पीहू ढाबे पर बहुत जल्दी सुबह सुबह ही आ गई थी। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था। तो उस दिन पीहू और अनिका ने ढेर सारी बातें की। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तुम कल मेरे घर आओगी? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तुम। पर मुझे तो तुम्हारा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं आऊंगी तुम्हें लेने। ठीक है बहन, मैं जरूर चलूंगी। अगले दिन काम खत्म होने के बाद अनिका पीहू के साथ उसके घर चल पड़ी। पीहू की माँ ने उनके लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन अनिका ने भर पेट हलवा पूरी खाई।
साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर सपने बुनने लगी। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। और तुम्हारा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे बनाऊंगी। तुम आओगी ना? हाँ मैं तो आऊंगी। बताओ क्या खिलाओगी? पता नहीं, पर कुछ अच्छा सा तो खिलाऊंगी। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब पीहू टमाटर देने ढाबे पर आई। अरे अनिका, कल तो तेरा हैप्पी बर्थडे है ना? हाँ, कल मेरा बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तुम आज लेट हो गई। हाँ, वो पापा की पट्टी कराने गई थी, इसीलिए लेट हो गई। फिर जैसे ही पीहू ढाबे के अंदर पहुंची तो मालकिन भड़क गई। ए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था। मैंने दूसरे सब्जी वाले से टमाटर ले लिए, अब से उसी से लूंगी, समझी? जा यहाँ से। पीहू चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन मालकिन के व्यवहार पर अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन अनिका को पता था कि पीहू नहीं आएगी और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अनिका ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाली अनिका को खाना देकर चली गई। अनिका आसमान को देखकर रोने लगी। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती है। बेटी, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? हाँ अम्मा जी, मेरे पास खाना है, ले लीजिए। ढाबे वाली अनिका के लिए बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी देकर गई थी। उसे भी अनिका ने अम्मा जी को दे दिया। अनिका की दरियादली देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। फिर अम्मा ने अपने थैले से एक डब्बा निकाला और उसे अनिका को दे दिया। उनके जाने के बाद अनिका ने जैसे ही डब्बा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस डब्बे के अंदर एक असली केक था। फिर उसने अकेले ही केक काटा और केक कट करते ही उस केक में से धुआं निकला और अनिका के सामने एक सुंदर सी परी आ गई। अनिका, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं परी हूँ और मैं इसी जादुई केक में बंद थी और तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूँ क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, मेरी एक दोस्त है पीहू, वो टमाटर बेचती है। जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे बनाने। बड़ी प्यारी हो तुम। मांगा भी तो क्या मांगा? रुको, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। परी उसी पल वहाँ से गायब हो गई और एक औरत का रूप लेकर पीहू से उसके सारे टमाटर खरीदकर बोलती है, बेटी तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। पीहू को समझ में नहीं आया कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश थी कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे। अब वो अनिका के पास जा सकती थी। बड़ी भोली हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक इच्छा और पूरी कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना। मैं चाहती हूँ कि पीहू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आराम से सब्जियाँ बेच सके। वो पैदल पैदल जाकर सब्जियाँ बेचते हैं, बहुत थक जाते हैं। अनिका का भोलापन और अच्छाई देखकर परी मुस्कुराती है। उसने अपने जादू से पीहू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उन्हें एक ट्रक भी दे दिया। ट्रक होने की वजह से पीहू के पापा अब आराम से सब्जियां बेचते थे
और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। और पीहू के मम्मी पापा ने अनिका को गोद भी ले लिया और ऊपर से परी ने ये सब देखते हुए कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।